आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, एक बहन भी हमारी हैं, बच्चों व नौजवान साथियों, आज की इस विशाल पंचायत का आयोजन करने के लिए मैं सबसे पहले जनपद जाट महासभा की इकाई और उसके साथ साथ भाई धर्मवीर बाल्यान जी को बधाई देता हूं। ये कोई आसान काम नहीं है, इतना विशाल जनसमूह इकट्ठा करना और एक जाति का, एक बिरादरी का, ये बहुत ही बड़ा कार्य है। और उसको इन्होंने जिस खूबी से सरंजाम दिया है, वो इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आज के एजेंडे पे अपने अपने विचार रखे, सुझाव रखे, बातें रखी, और मैं ये समझता हूं कि तमाम बातें कह चुके हैं, रिपीटेशन ही बचा, कहने का कोई ज्यादा बचा नहीं है। लेकिन मुझे भी मौका मिला है तो 2 मिनट मैं भी आपके बीच में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। लंबा बोलने की मुझे आदत है, जहां थक जाऊं बता देना, मैं बंद कर दूंगा। जाट आरक्षण की बात हो रही है। मैं जाट आरक्षण से उस समय से जुड़ा हूं जिस समय जाट देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने आरक्षण को लागू किया, उसमें जाटों को छोड़ दिया गया। वो एक राजनीतिक लड़ाई थी, देवीलाल जी और वीपी सिंह का राजनीतिक झगड़ा था। वीपी सिंह किसी को न्याय नहीं दे रहे थे, वीपी सिंह देवीलाल जी का इलाज कर रहे थे। देवीलाल जी का इलाज करने के लिए 10 साल से जो रिपोर्ट पड़ी हुई थी कूड़े में, वो उठा के उसको एज इट इज लागू कर दिया गया, उसको देखा नहीं गया। 9 तारीख को वोट क्लब पे देवीलाल जी की मीटिंग थी। दिल्ली में कुछ नेताओं ने वहां वीपी सिंह को घेरा और कहा कि देवीलाल को काबू करना मुश्किल है, एक ही रास्ता है, मंडल की रिपोर्ट लागू कर दो। 7 नवंबर को वो कचरे में पड़ी हुई रिपोर्ट को लागू करा दिया। वो एक राजनीतिक खेल था। जब हमने उसको पढ़ा, देखा, उसमें हम नहीं है, तो हमने उसमें अपने स्तर पे काम करना शुरू किया। उस टाइम हमारी हैसियत इतनी नहीं थी। हमने चौधरी अजीत सिंह के माध्यम से अपने तरीके से काम करना शुरू किया। देवीलाल जी को यह था, उनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था, उनको वीपी सिंह का इलाज करना था। राजनीतिक कुश्ती चल रही थी। उस कुश्ती में देवीलाल जी वीपी सिंह को चित करने के लिए जाटों को कह दिया कि आरक्षण का विरोध करो। हमारी बिरादरी आरक्षण मांगने की बजाय समझी नहीं देवीलाल क्या खेल खेल रहे हैं। मैं हरियाणा में भी क्या है, ये बात पिटने वाली बात है वैसे ही है, क्योंकि देवीलाल जी का लोग हृदय से आदर करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जो है सो है, बजाय मांगने के हम विरोध करने लग गए मंडल का। मुजफ्फरनगर में भी हुआ था, देश भर में। हम चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन बनाया, 117 सांसदों के साइन कराए हमने, और 117 सांसदों में कुछ मंत्री भी थे। इतना बड़ा ज्ञापन पार्लियामेंट के इतिहास में किसी बिरादरी के लिए दिया गया हो, मैं नहीं समझता।
अजीत सिंह के नेतृत्व में वीपी सिंह से मिले जाके वीपी सिंह के लिए जाट तो आग लगा रहे हैं, तुम उनके लिए आरक्षण मांगने आए हो। हमने कहा जाट आग इसलिए नहीं लगा रहे कि मंडल मिला नहीं मिला। जाट तो मूंछों की लड़ाई लड़ रहा है, आपने देवीलाल को छेड़ा, आपका इलाज करेंगे जाट। जाट समझ नहीं रहा है कि इस मंडल में क्या होने जा रहा है और उसका नुकसान क्या होगा। वो हिसाब तो जाट पीछे लगाएगा, अभी नहीं लगाएगा, आज तो आपका इलाज करेगा। वो कहने लगे ये शांत हो जाए, मेरी सरकार बच जाए तो हम इस पे विचार करेंगे। देवीलाल जी जिसकी सरकार को गिराने की ठान लेते थे, बचना तो था ही नहीं, वीपी सिंह को डाल लिया उन्होंने। और बात ऐसे के ऐसे रह गई। 1995 में ये नोटिफाई हो गया। बात दबके रह गई, चलते रहे। दारा सिंह जी 1998 में इसके अध्यक्ष बने, ऑल इंडिया जाट महासभा के 97 में। उनके अध्यक्ष बनने के बाद मुझे भी एक जिम्मेवारी जाट महासभा में सौंपी गई, उनके दारा सिंह जी को मदद करूं इस काम में। हमने बैठ के बात की और आरक्षण को हमने चुना कि ये हमारा मुख्य बिंदु, इस पे कार्य करेंगे। 23 दिसंबर 1997 से इस पे कार्यक्रम शुरू किया। जोधपुर में एक मीटिंग करके एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई राजस्थान से। 98 में चुनाव था राजस्थान में। 98 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में राजस्थान की कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसमें यह था, हमारी सरकार बनी तो आरक्षण देंगे। सरकार बन गई, गहलोत मुख्यमंत्री बने, वो अपनी बात से मुकर गए। हमने गहलोत के खिलाफ आरक्षण के विषय को लेकर एक राजस्थान में आंदोलन शुरू किया। राजस्थान के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, राजस्थान की सरकार को हिला दिया। भाग्य अच्छा था, एक वोट से दिल्ली में अटल बिहारी की सरकार गिर गई। आंदोलन हमने गलत समय पे छेड़ा था। इलेक्शन के 5 साल हो और आंदोलन शुरू कर दो तो फिर वो आंदोलन फेल होता। इलेक्शन से 2 साल पहले कोई आंदोलन शुरू किया जाए तो मुद्दा गर्म होके साल भर के भीतर जब चुनाव रह जाए तो दबाव बन जाता। ये सब पॉलिटिकल निर्णय होते हैं। हम गलत निर्णय ले गए थे, लेकिन हमारा भगवान ने साथ दिया। एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। हमने समझौता कर लिया वहां पे। अटल जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं राजस्थान के जाटों को आरक्षण दूंगा। बोर तो नहीं हो रहे हो, लंबी कहानी उठा दी। पूरी नहीं कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा, पूरी कहूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। वहां आंदोलन चला, सौदा हमारा हो गया था। हमने जाट महासभा के मंच से किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा। हमने कहा कि कांग्रेस ने वायदा खिलाफी की। इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने आरक्षण देने का वायदा किया था, वो मुकर गई। कांग्रेस हराओ का नारा दिया, किसी को भी वोट दे दो। उसका नतीजा वो हुआ जो बीजेपी, वहां 5 एमपी थे जिसके, उसके 21 एमपी आए। अटल बिहारी की सरकार, अगर वो 21 एमपी नहीं आते, 5 के 21 नहीं होते तो बनती नहीं। बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था बीच में। मैं ये बात जानबूझ के बता रहा हूं कि हर निर्णय राजनीति से प्रेरित होता।
जब तक राजनीतिक सौदेबाजी नहीं होती है कुछ नहीं मिलता। अटल बिहारी की सरकार बन गई और वो भी भूल गए। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं नोटिफाई करूंगा। 3 महीने हो गए, कैबिनेट मीटिंग तो दुनिया भर की होली, वो भूल गए उस बात को। चौधरी अजीत सिंह जी से मैंने जाके कहा कि आपकी मदद चाहिए। वो कहने लगे क्या करना। मैंने कहा बिट्रे कर रही है बीजेपी। शीला दीक्षित से आपके अच्छे संबंध हैं। दिल्ली की रिपोर्ट शीला दीक्षित के पास पड़ी है। आप शीला दीक्षित से कह के हमारा दिल्ली का नोटिफाई करा दो। बिजली का बटन जैसे दबता है इस तरह से बटन दबते चले जाएंगे। अजीत सिंह जी ने टाइम लिया और हम एक डेपुटेशन लेके शीला दीक्षित जी के यहाँ गए। मुझे बीच में मत छोड़ो। जी फायदे में हम मिले शीला दीक्षित जी से 10 बजे मिले। उन्होंने 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग मिला के दिल्ली में नोटिफाई कर दिया राज्य स्तर का आरक्षण। जब LIU की ये रिपोर्ट दिल्ली गई केंद्र सरकार के पास कि आज कांग्रेस ने दिल्ली के जाटों को OBC में लेने का फैसला ले लिया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा करेंगे। हमारे साथी थे मेरिया जी, उनके घर बैठा था रात के 8 साढ़े 8 बजे। मंत्री थे केंद्र सरकार में, कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन दिल्ली की खबर मिलते ही रात के 10 बजे एकदम खलबली मची कि ये तो कांग्रेस लीड ले गई। वायदा हमारा था राजस्थान में, इसका नुकसान होगा हमको। रात के 10 बजे बीजेपी ने कैबिनेट मीटिंग करके और राजस्थान के जाटों को आरक्षण दे दिया। वो अशोक गहलोत जो हमको आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं था, कमीशन की रिपोर्ट हमारे खिलाफ तैयार करा रहा था। जैसे ही हमको दिल्ली में आरक्षण मिला, उसी समय राजस्थान में केंद्र में आरक्षण मिला। सोनिया जी ने अशोक गहलोत को ढूंढा, वो जोधपुर था, कहला जल्दी जयपुर आजा, नाश करा दिया तेने, जितना जल्दी हो सके राजस्थान में जाटों को आरक्षण दे दे। एक दिन में 24 घंटे में 3 राज्यों में मिला था आरक्षण। लेकिन पॉलिटिकल इक्वेशंस जो हैं वो बैठाई गई थी, वो हमारे पक्ष में थी। उसके बाद ये चलता रहा। उत्तर प्रदेश में भाई हरेंद्र जी बता रहे थे, ये लगे हुए थे, सरदार सिंह जी थे, लक्ष्मी नारायण थे, ये थे, किरण पाल थे। उधर से अजीत सिंह जी, तारा सिंह जी, देवगौड़ा जी, ये प्रताप सिंह बैठे हैं। सादाबाद में 1 लाख लोगों की मीटिंग करी आरक्षण को लेके। गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री थे। ये सीक्वेंस बनाई हमने। 3 मीटिंग हमने, प्रताप हमारे युवा के अध्यक्ष थे उस समय, जनरल साहब हमारे मैन के अध्यक्ष थे, जनरल सोलंकी। 3 मीटिंग हमने बड़ी की। इधर से हमको मलिक साहब और इनकी टीम का सहयोग था। उस सहयोग का नतीजा ये हुआ कि हमारा उत्तर प्रदेश में कमीशन ने हमको रिजेक्ट किया था, लेकिन गुप्ता जी ने कहा कि कमीशन एडवाइजरी बॉडी है, हमने उससे सलाह ले ली। हम ऐसा समझते हैं कि जाट डिजर्व करते हैं। गुप्ता जी ने हमको यूपी में भी स्टेट लेवल पे आरक्षण दिया। जब हमने उनका अभिनंदन किया गुप्ता जी का, तो गुप्ता जी ने कहा कि मैं आज जाटों के ऋण से उऋण हो गया। इस बीजेपी में मुझ जैसे आदमी को कोई समझता नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने 1967 में मुझे अपनी सरकार में
उप मुख्यमंत्री बनाया था, वो कर्जा था मेरे ऊपर जाटों का, आरक्षण देके मैंने अपने कर्जे को उतारा। कहां से कहां काम आता। 67 की घटनाक्रम थी और 2002 में वो हमारा काम करके उसको जोड़ रहे हैं 1967 से। मध्य प्रदेश में आरक्षण हुआ, दिग्विजय सिंह ने उस टाइम पे, हमारे जो साथी थे अजय सिंह हमारे साथ थे, करके दिग्विजय सिंह से हमने कराया। साहब सिंह वर्मा जी की मदद लेके हिमाचल में वो हुआ। वो आरक्षण 9 स्टेटों में हुआ। इस कड़ी में चल रहे थे, लेकिन बीच में जो जनरल साहब है लाहौद साहब बात कह रहे थे कि महासभाएं बन गई। मैं यहाँ चर्चा करूंगा तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है मंच से कोई या तो मुझे धक्का दे दे या कोई उठ के चला जाए, क्योंकि सच्चाई सुनने में बहुत जोर पड़ता। उसके बाद कोई आरक्षण किसी स्टेट में नहीं हुआ। एक जाट महासभा थी, 9 स्टेटों में हो गया था। 17 जाट महासभाएं हैं, पता ही नहीं है कौन सी है, और हर साल 4 नई बनती हैं। 4 जिसका मूड आता है वही एक संगठन रजिस्टर्ड करा के और एक कार्ड छपवा लेता और डीएम के यहाँ जाने लग जाता, अध्यक्ष फलानी जाट महासभा का। कौन रोक देगा उनको? आप रोक सकते हो, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन है, क्या है, किसकी क्या स्थिति है। हमको तनख्वाह थोड़ी है, समाज की सेवा का जज्बा है, उसलिए काम करते हैं। हम लड़े क्यों किसी से? अभी जो भाषण दिया गया उसमें इंगित कर रहे थे किसी बात को, और मैं अगर उसका खुलासा करने लगूं तो भारी पड़ेगी वो बात। गलत प्रवृत्ति है, गलत आदत है। कहीं किसी को कोई आरक्षण नहीं हुआ। मैं 2013 में हमने एक मीटिंग की। हमारे अध्यक्ष महाराजा अमरिंदर सिंह थे, उस मंच पे चौधरी अजीत सिंह थे, उस मंच पे भूपेंद्र हुड्डा थे, वीरेंद्र सिंह थे, बिरादरी की तमाम सरदारी उस मंच पे थी। दूसरे दिन मुझे जनरल साहब का फोन आया, राजा साहब का फोन आया। राजा साहब ने कहा, मुझे सोनिया जी ने बुलाया। मैं समझ रहा था कि वो कल की मीटिंग से नाराज होंगी, सोनिया जी बहुत खुश हैं और उन्होंने मुझे बुलाया। अब वो मुझे लिख के दे दो डिमांड क्या है। हमने वो ड्राफ्ट था वो दे दिया उनको। सोनिया जी ने कहा मैं इस आरक्षण को करूंगी, आप तैयारी करो, जाके आगे बढ़ो। हम उस लड़ाई को बढ़ाते रहे। चौधरी अजीत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, जैन चौधरी, दीपेंद्र और अनेक नेता जो विधायक थे, मलिक साहब जैसा कह रहे थे, सब लोग थे। जिसकी जितनी ताकत और हैसियत थी जुटे हुए थे। लेकिन मुख्य भूमिका में क्यों बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अमरिंदर अपने अपने प्रदेश के धुरंधर हमारे साथ थे और सोनिया से लगे रहे बातचीत में। 3 तारीख की आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी, 2 तारीख की, 2 अप्रैल 1914 को। 5 को इलेक्शन डिक्लेयर होना था। हम बैठे, मैंने कहा तो गई, सोनिया का वायदा गया, बातचीत से निकल गया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपना रिजाइन लिखा, चौधरी अजीत सिंह ने अपना रिजाइन लिखा। कैबिनेट मीटिंग में गए कि हमारे अस्तित्व में, हम इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, हम बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे। और वो दबाव बना। 2 तारीख की मीटिंग में जाटों को केंद्रीय सूची में आरक्षण मिले, वो रेजोल्यूशन पास हुआ। 3 तारीख में हमने उसको नोटिफाई करा। नोटिफिकेशन करा के हम उसको
गवर्नमेंट प्रेस में दे के आखिरी काम जो होता करके तब अपने घर आए। अगले दिन 10 बजे इलेक्शन डिक्लेयर हो गई। बहुत लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने तीर चलाए थे, इसकी वजह से आरक्षण हो गया। हमने मंच में, बड़े मंच से कहा था हमने कुछ नहीं किया, ना हमारी ताकत। जो किया वो चौधरी अजीत सिंह ने किया, भूपेंद्र हुड्डा ने किया और चौधरी अमरिंदर सिंह ने किया। हम इनसे आगे किसी को जानते नहीं। ये किनके यहाँ गए थे और किनसे हमारी सिफारिश की हमको नहीं पता। श्रेय है तो इनको है। हमने भरी मीटिंग में, हजारों लोग थे, तालकटोरा स्टेडियम भरा हुआ था। हमने कहा कि आरक्षण आज इन 3 लोगों की बदौलत हमें मिला। बहुत लोग दावा करते हैं हमने तीर मारा, हमने छक्का मार दिया, चौका मार दिया। नहीं है वो। अजीत सिंह जी अब हमारे बीच में, अभी कह रहे थे ब्रजवीर, बीजेपी ने उस टाइम पे, बीजेपी को नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे। चौधरी अजीत सिंह को 15 सीटें ऑफर की गई थी। चौधरी अजीत सिंह कहने लगे 2 दिन पहले मुझे कांग्रेस की वजह से मेरी बिरादरी को आरक्षण मिला, अगर आज मैं बीजेपी की तरफ बढ़ता हूं तो कीर्तगन कहलाऊंगा। और उसने उस समझौते को नकार दिया था चौधरी अजीत सिंह ने। और मेरी महान बिरादरी ने क्या किया था? चौधरी अजीत सिंह और भूपेंद्र हुड्डा का इलाज किया था 2014 में, किया था ना। कोई कैसे मदद करने आएगा? और हम क्या करेंगे? इन नेताओं के बिना तो हम अधूरे हैं। आज की जो परिस्थिति, मैं छोटी सी बात बीच में ऐड कर दूं। मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने कहा आरक्षण हम क्यों मांग रहे हैं? हमारे कम समकक्ष जो जाति हैं उनको आरक्षण मिल गया। समकक्ष कौन होता है समाज में? जो बिरादरी एक घड़े में पानी पी ले और एक हुक्के में घूंट मार ले, वो बराबरी समानता पे मानी जाती है। जिनका हमारा हुक्का पानी साझा है उनको सबको मिल गया। हमारी बोली मिलती है, हमारी भाषा मिलती है, हमारा पेशा मिलता है, हमारी लैंड होल्डिंग एक सी है। ये विधायक जी बैठे हैं हरियाणा से, चले गए। हमारी सब कुछ मिलता है हमारा, लेकिन हमको छोड़ दिया गया क्योंकि देवीलाल जी का इलाज करना था। हमको सिर्फ इसलिए छोड़ा। मैं इतनी लंबी कहानी इसलिए कह रहा हूं कि क्यों नहीं मिला। आरक्षण न्याय देने के लिए नहीं था। न्याय देने के लिए होता तो हमारे समकक्ष बिरादरियों को या तो उनको भी नहीं मिलता या हमको भी उनके साथ मिलता। हमारा इलाज करना था कि देवीलाल के साथ ये मंडल का विरोध कर रहे हैं, देवीलाल को ये ताकत दे रहे हैं, इनको राजनीतिक इलाज इनका कर दिया जाए, मंडल से बाहर रखा गया। ये स्टोरी है आरक्षण की। केस चला, जनरल साहब ठीक कह रहे थे, ये रोज कोर्ट में जाते हुआ। वैसे तो वो जज जनरल साहब को याद होगा, पहले दिन जब डेट थी तो नरीमन वहां कह रहा था जाट पिछड़े तो है नहीं, फिर भी सुन लेते हैं। तो फैसला तो उसने केस की हियरिंग से पहले दे दिया था। आईवाश हुआ था वहां। फैसला तो कोर्ट बना चुकी थी कि इनको हराना है। इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है उसमें जो फैसला, लेकिन हमको बाहर किया गया। जो एक तरीका होता है प्रजातंत्र में, सरकार के पास ही फरियाद होती है। मार्च 2015 में हम प्रधानमंत्री जी के पास अपनी फरियाद लेके गए थे, पूरे देश का जाट समाज। संजीव बाल्यान जी हमारे साथ थे, तमाम सांसद हमारे साथ थे, और अमन सिंह जी ने बताया उनके शब्द। उन्होंने ये कहा था कि जाटों के साथ निश्चित तौर पे न्याय होगा और इस काम विधिवत करेंगे, इसमें कोई कानूनी खामी नहीं छोड़ेंगे, आपको आरक्षण मिलेगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। मैंने जाटों का नमक खाया, ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्री का है।
जो पंचायत के सामने दिया था। दोबारा 2017 में उसमें भी बालन जी हमारे साथ थे, संजीव जी अमित शाह के घर बैठे थे। अमित शाह ने कहा जाटों को आरक्षण मिलेगा, वायदा करता हूं मेरी मूंछ का बाल ले जाओ। इससे बड़ा प्रॉमिस तो कोई होता नहीं समाज में। मूंछ के बाल की कीमत समझी जाती है ना। अब हमें क्या पता उनकी मूंछ कैसी है, लेकिन उन्होंने कहा था आरक्षण मिलेगा। बिचौलिए से मैंने संजीव बालियान जी से एक दिन निवेदन किया था। 2023 नवंबर के अधिवेशन दिल्ली में मैंने निवेदन किया था वकील के बिना नहीं मिलेगा। उस टाइम हमारे पास वकील थे अजीत सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, अमरिंदर सिंह। मैंने अपील की थी भाई से, आप और चौधरी वीरेंद्र सिंह थे उस टाइम बीजेपी में, आप हमारे वकील बनके हमारी पैरवी कर दो। बिना वकील के आरक्षण मिलेगा नहीं। हमारा काम है लोगों को इकट्ठा करके अपनी आवाज को बुलंद करके एक दबाव बनाना। आगे का काम जो है वो बीच में नेता करते हैं जो दल से संबंधित होते हैं। तो बालियान जी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक दफे याद तो दिला दें यार, मूंछ का बाल दे रखा, नमक का वायदा कर रखा, मेरी बिरादरी मुझे घेरती है। वो करें ना करें वो तो उनकी इच्छा पे है, लेकिन याद दिलाने का काम करेंगे आप। उनको जब भी मिलेंगे इस बात को याद दिलाएं, उतने में ही हमारे मान लेंगे, हमें मिले या ना मिले। आप ये काम कर दें हम मान लेंगे भाई ने हमारा काम कर दिया, याद दिला दो, उसके भूल गए हम बड़े आदमी हैं। तो ये स्थिति आरक्षण की है। सरकारें दो ही बातों से डरती हैं, या तो हमारे वकील तगड़े हों या हम इलाज करना जानते हों। इलाज में तो आजकल हम कहीं और ही घूम रहे हैं, वो हमारे बस की है नहीं। मैं वो अपील भी नहीं करूंगा आपसे। नेताओं पे दबाव बना लो तो शायद कुछ हो जाएगा। मैं दिन में तारे नहीं देखता हूं, मुझे वास्तविकता का पता है कि हालात क्या ना। हमने मुद्दा छोड़ा, कई कह रहे थे बहुत साल के बाद मीटिंग हुई है, क्योंकि राशन खाया और घर में सो गए, पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा। 2023 में 1 लाख आदमी जयपुर में इकट्ठा हुए थे। 2023 में 50,000 आदमी भोपाल में इकट्ठा हुए थे। बहुत थोड़ी संख्या है हमारी मध्य प्रदेश में। ये एक ही जगह नहीं होता है कि मुजफ्फरनगर में ही हर साल मीटिंग हो, रोटेट होती रहती है मीटिंग और लगातार चलती रहती है। हर साल 10-12 मीटिंगें की जाती है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से में की जाती है। आज ये भाई धर्मवीर जी के सहयोग से मुजफ्फरनगर में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके बाद किसी अगले जिले में होंगे। तो जागरूकता भाई रखा करो, ध्यान रखा करो। और ये तो समाज का काम है, आप जोड़ दो गांठा, कौन मना कर रहा? गांठा जोड़ना समझते हो ना, तो आप जोड़ लो, आपको कौन रोक रहा? आपको शिकायत है या तो हमारे साथ जुड़ जाओ या अपना जोड़ लो, कहाँ दिक्कत है? करो यार, समाज का करो, कोई द्वेष और ईर्ष्या नहीं है किसी के साथ। तो ये हालात है, ये स्थिति है आरक्षण की। लड़ाई है, लड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमने तय किया है ये जो मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, ये सीक्वेंस चलेगी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में। हम अपनी इस तरह की सभाओं का आयोजन करेंगे और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसके बाद अन्य प्रांतों में भी जाके हमारा ये काफिला रुकने वाला नहीं। कई दफे लोग हमसे कहते हैं कि क्या आरक्षण का क्या होगा। मैंने कहा आरक्षण की मांग 1949 में चौधरी चरण सिंह ने उठाई थी। 1949 में, 1949 से 1980 तक दबी रही। 1980 में प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया, उनको समय नहीं मिला, वो चले गए और ये मंडल की रिपोर्ट राजनीति का शिकार हो गई, जैसा मैंने आपको पहले बताया। हमने छोड़ा तो नहीं इस मांग को, पहले हमारे बड़े लड़ रहे थे, अब हम लड़ रहे हैं।
हो सकता है हमारे बाद हमारे बच्चे लड़ेंगे, हम कोई भाड़े के थोड़ी हैं। ये खत्म नहीं होती है। जो मांग होती है समाज की वो जिंदा रहती है, खड़ी रहती है। कभी लड़ाई तेज होती है, कभी मंदा होती है, वो अलग बात, परिस्थितियां होती हैं, चलता रहता। तो ये कंटिन्यू रहेगी। मैं सामाजिक कुरीतियों पे कुछ बात और करना चाहूंगा। ऑल इंडिया जाट महासभा मुजफ्फरनगर में बनी थी 1907 में। मुजफ्फरनगर में इसका गठन हुआ था। आरएसएस तो 1925 में बनी। जाट महासभा 1907 में बनी थी। हमारे बुजुर्गों ने तय किया था सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, समाज में शिक्षा की उन्नति के लिए कार्य करेंगे, समाज की आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करेंगे और समाज के राजनीतिक हितों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि अंग्रेजों का दौर था, राजनीति उथल पुथल थी, काम हुए उस टाइम पे। जितने जाट स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज बनी वो जाट महासभा के उसी प्रयास का नतीजा थी। आगरे से लेके और संगरिया राजस्थान तक पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में स्कूल और कॉलेजों की एक लाइन बनी, जिसका नतीजा हुआ हजारों हजार लोगों ने यहाँ शिक्षा पाई, नौकरी पाई और समाज में एक मुकाम बना। उस दौर में जो शिक्षा की क्रांति आई थी जाट महासभा के, उस दौर में आज हम कमजोर हैं। आजादी के बाद हमने संगठन को इग्नोर किया। लखावटी के स्कूल में पता नहीं अभी क्या पोजीशन है। 40 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ। एक स्कूल है लखावटी में, उसके 2, 4, 6 तो बनाए नहीं। वो जो बना उसकी ईंटें फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें चुनाव लड़ते हैं, जिसका नंबर आ जाता है वो थोड़ी सी ईंटों को पढ़ ले जाता है। मुजफ्फरनगर में भी आजकल पता नहीं मुझे क्या स्थिति है, पर एक समय मैंने देखा था यहाँ भी वही लठ बजे हुए थे, यहाँ भी वही लठ बजे हुए थे। यही रोहतक में हो रहा। जो उस टाइम बुजुर्गों ने बना दिए थे स्कूल और कॉलेज, एक भी ऐड नहीं हुआ। बाल्यान जी अभी कह रहे थे, अब तक तो हमारे सैकड़ों कॉलेज और स्कूल होने चाहिए थे, लेकिन जो बनाए थे उन बुजुर्गों ने, उनको खत्म करने पे तुले हुए हैं आज हम। ये हमारी समाज की स्थिति, ये हमारी समाज की हालत है। सोशल लेवल्स में हमारे समाज में शराब नहीं थी, चाय नहीं थी। बुखार हो जाए तो किसी एक्स सर्विसमैन के या किसी सर्विसमैन के घर जाते थे, बोले वो फौज में है, उनके घर चाय की पत्ती मिलेगी। आज हमारे यहाँ क्या नहीं मिलता। इस सिसौली में शराब का ठेका, आर्य समाजियों का गांव, आइडियल गांव, जो समाज को सुधारने के अगुवा थे, आज वो नशे में झूल रहे हैं। और अभी तो चिट्टे वाली बात हो रही थी। चिट्टा जो सूखा नशा जो पंजाब के जरिए अब हरियाणा में घुस गया और यूपी में अपने पैर फैला लिए, वो आ गया। सोशल लेवल्स पे कौन सुधार करेगा? पंचायत ने अनेक निर्णय लिए। 11 आदमियों की शादी, दिन की शादी, दहेज पे प्रतिबंध लगाया, 5 बर्तन, 5 कपड़े, नगद क्या होगा, ये सब बातें तय हुई। चलती रही, फिर ढीला हुआ, फिर चलती रही। इस तरह की पंचायतें समय समय पे, आज फिर वक्त आ गया। और आज तो और बड़ी बीमारी हमारे समाज में आ गई है। उस कई वक्ताओं ने कहा हमारे समाज की 50% से ज्यादा शादियां 1 साल के भीतर टूट जाती हैं। 1 साल के भीतर सबके हाथ में मोबाइल है। सासू कहती है बर्तन मांज ले, तो वो बर्तन पीछे हाथ लगाती है, लड़की पहले फोन करती है। माँ ये रांट जो है टिकट ना देती, 6 बजे ठावे, 10 बजे तक दुखी रखे। अब बर्तन की कह रही है, तो माँ ये नहीं कहती बेटा बर्तन घर का काम है करना पड़ेगा। माँ सीधा कहती है मार ससुरी के कान पे। जब सासू के कान पे मरवाएगी लड़की की माँ, तो होगा क्या? फिर आती है पंचायत चौधरी नरेश जी के पास।
और पंचायत आके बैठती है, ये कोशिश करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। ये आजकल मुकदमे यही है इनकी कचहरी में। तो एक दिन ये कह रहे थे कि भाई दिक्कत ये है, फैसला करते हैं, हाँ बढ़ जाते हैं, फैसला सिरे नहीं चढ़ता, फिर मुकर जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई चौल साहब, फैसला किया आपने, कौन आया था? बोला लड़की का चाचा था, दादा था, बाबू था। मैंने कहा यही तो है, वो घर में है कहां? समय बदल गया, लड़की की माँ ने बुला लो, दादी बुआ ने बुला लो तो फैसला टिकेगा। वो जाते ही कहती है ऐसे 100 पंचायती दिखे हैं, और ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करती है जो सुन नहीं सकते, ऐसे शब्दों का। मैंने कहा आदमी से फैसला मत किया करो चौधरी साहब, पहले उससे कहो अपनी बहू ले आ भाई, वो हाँ करेगी तो फैसला करेंगे। ये हालात है, मैं ठीक कह रहा हूं। आज इस पंचायत में एक भी नहीं है, हम भाषण दे रहे हैं। आप सीख के जाओगे, आपके किस काम आओगे? आपकी चौधर है ही नहीं घर में। या 90% ऐसे हैं जिनका नहीं है व्यवहार। ज्यादा कह दियो थोड़ा घटा लेना, और जिनका ब्याह है उनको लाते नहीं पंचायत में। टिकेगा कैसे समाज? उन महिलाओं को लाओ, पहली अध्यापक महिला होती है, 7 साल तक बच्चे को मां सिखाती है, और 7 साल तक संस्कार 80% दिमाग बच्चे का फुल हो जाता, 20 बचता किताबी ज्ञान के लिए। 80% सामान्य ज्ञान, सामाजिक ज्ञान उसका पूरा हो जाता। वो माँ उजंड है, वो सिखाती क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको आप पंचायत में लाते नहीं, समाज में वो जाती नहीं, वहीं अपनी पड़ोसन में दुरानी जेठानिया की तू मोह में रहती है, वही शिक्षा चलती रहती है उसकी। अच्छे समाज की कल्पना कर रहे हो आप। बुआ और दादी का समय चला गया, शादी होते ही मुजफ्फरनगर जाएंगे, सिसौली छोड़ दी, बोला बालक वहां अच्छे पढ़ेंगे, क्योंकि सासू नहीं रहनी चाहिए पास। बच्चे में संस्कार कहां से आएंगे? कौन देगा? दादा की भूमिका 7-8 साल के बाद उसकी शुरू होती थी। दोनों का, दादी और दादा का दोनों का इलाज कर दिया, अपना बर्तन भांडे उठा के शहर की तरफ चले जाते हैं। कुछ ये टेलीविजन ने पकड़ लिया, टेलीविजन भी आया गया हो गया, अब तो मोबाइल ने पकड़ लिया। जिसकी जो पसंद है वही लगाता। इस बीमारी से नहीं बच रहा समाज, इस बीमारी ने बर्बाद कर दिया। बच्चों में इतना ज्ञान नहीं है कि वो विश्लेषण कर ले के देखना क्या ना नहीं क्या देखना। सिखा हम नहीं रहे, सासू को रखती नहीं है साथ, बच्चा रोता है, रोटी पोनी है, उसको मोबाइल दे देती है लगा के। मैंने देखा 8-10 महीने के बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा रहा है, बोला ये मोबाइल से खेलता रहता, रोता नहीं है। तो भाई मोबाइल से बच्चे तैयार करोगे तो संस्कार ही नहीं होंगे, ऐसे ही फिर जवाहरलाल बनेंगे। वो क्या करेंगे? किस तरह का परिवर्तन चाहते हो? धर्मवीर ने अच्छी शुरुआत की है, ग्राम कमेटी बनाई है। गांव में एक दिन हवन करो, किसी अच्छे भले आदमी को बुला के, जो आर्य समाज के उपदेशक आते थे, उन्होंने इस समाज की दिशा बदलती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली देहात और कुछ भाग राजस्थान का, वहां का वो जीवन बदल दिया था। वो इस तरह की बातें बताते थे समाज के बीच में, जिससे अलग ही तरह से का एक लोग तैयार हुए थे। आज मैं आ रहा था आपके यहाँ, लोग एक ट्रॉली सी लेके जा रहे थे, मेरी समझ में तो आया नहीं। मैंने कहा ये क्या फंड है? बोला जोत ले जा रहे हैं। भैंस ने पानी प्यार नहीं, यहाँ जोत ले जा रहे भैंस के, पता नहीं कौन से मंदिर से ले आए और किस मंदिर में ले जाएंगे। कावड़ में आ रहे हैं, कावड़ में जा रहे हैं। 2 दफे कावड़ पे जाएंगे, रास्ते में सुल्फा मिलता है फ्री का। अब वो चिट्टा आ गया, बोलो चिट्टा तो तुम कावड़ लेने भेज रहे हो, चिट्टा तो मिलता ही है ना वहां पे।
जो गौमुख से कावड़ उठाता है उसको चिट्टे की कमी नहीं है। नशेड़ी तो हम बढ़ा ही रहे हैं, जागरण कराते हैं। अरे हम कर्मयोगी थे, काम करते थे। सुबह बैल खोले बोला ले राम का नाम, हड़ में जुआ धरा ले राम का नाम, हड़ पे मुठ पे हाथ धरा ले राम का नाम। हमको ना किसी मंदिर की आवश्यकता थी, ना मस्जिद की आवश्यकता थी। कर्मयोगी थे हम, और कर्मयोगी से डोंगी होते जा रहे हैं हम। हमारे बच्चे जो हैं वो, अब मैं कहूंगा तो धर्मवीर भी बुरा मान जाएगा, चोटी इसने विराट रखी है। अरे जब घोटमोट टाट रही थी, जब चोटी रख लेते, वो इतनी लंबी रखे तो कोई एरियल थोड़ी है यार। वो 4 बाल हैं, ठीक है, बाल जब कटवाए ना रखे तो मेरे भी है, तेरे भी अलग से रखने की जरूरत है। लेकिन भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। पीछे 1 साल चला, मैं संजीव जी को बुरा लगेगा, 1 साल चला अयोध्या में, फिर एक मूर्ति आई पत्थर की और कहने लगे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इस मूर्ति में। उसको प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कण कण में राम, ये सुना था हमने। हर जगह राम, राम का कोई स्थान नहीं है, हर जगह व्यापक है, वो हर जगह मौजूद है। और ऐसा कौन पैदा हो गया जो एक पत्थर में राम की आत्मा लाके राम की आत्मा निकाल देगा? वो हमने समझ में ना आया। उसने अपने बाप दादा के भी गाला था कि वो, लेकिन है लोगों को बरगला रखा, बेकार रखा। मैं दिल्ली जयपुर हाईवे पे मेरा है, खाटू श्याम जा रहे हैं, फलाने श्याम जा रहे हैं, ढिकड़े श्याम जा रहे हैं। वो, अरे तेरा बाप है घर में, तेरी माँ है घर में, तेरी दादी है घर में, दादा है घर में, जो भी है वो सबसे बड़े तीर्थ हैं। उनका आशीर्वाद लेके सुबह काम करने लग जा। अगर तेरा कोई काम बिगड़ ले तो मैं गारंटी देता हूँ तेरे पैर के नीचे से निकल जाऊंगा। उससे बात नहीं करते, उससे रोटियां भी नहीं पूछते, उनको डांटते हैं, उनको डपटते हैं और वहां जाके ठगी करा के आते हैं। ये हमारा संस्कार नहीं है, हमारी जाति का। हमारे पूर्वजों ने हमको ये शिक्षा नहीं दी। हम पोप से लड़े, हम पाखंड से लड़े, हम आडंबर से लड़े, और जब तक हम अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में नहीं आएंगे, जब तक इस ढोंग और पाखंड को नहीं छोड़ेंगे, तब तक मेरी बिरादरी का कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा मूल स्वभाव है, उसमें लौटना पड़ेगा और उसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। जो जाट महासभा के पुरोधा बनते हैं, जो जाट महासभा में तीर कमान चलाते हैं, वो लगे इसमें और अपनी परफॉर्मेंस दें, काम करें प्रैक्टिकल में, और लोगों के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाके काम कराएं। संगठन बनाने से किसी समाज का कुछ नहीं होता। हमारा मुहिम में हमने जितना दे सकते थे रिजल्ट दिया, और आगे भी जिस दिन माहौल होगा उसमें फिर कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। बिना बात हम अपनी बिरादरी को तंग नहीं करते। जब तक माहौल पक्ष में नहीं होता तब तक हम कोई राजनीतिक नाटक नहीं करते हैं। हम बिरादरी को दुखी उसी समय करते हैं जब कहीं चोट मारनी होती है। जब चोट मारने का वक्त होता है, जब बिरादरी की आवश्यकता होती है तो चोट मारते हैं। जिस दिन समय आ जाएगा उस दिन आपको इकट्ठा करके बता देंगे कि आज समय है। ना तो बिना बात बुलाना तो वो है, वो चरवाहा रोज कहता था शेर आ गया, शेर आ गया। जिस दिन असली आया उस दिन कोई नहीं आया। इसलिए रोज रोज बुला के आपको थकाना नहीं है, लेकिन जिस दिन बुलाएं उस दिन तैयार रहना, चोट मारेंगे। आपने मुझे सुना, सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।